हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट। लास्ट सेशन में हमने किया था मीनिंग ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें किया कि एक स्टेट कोई आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। स्टेट का जन्म कैसे हुआ है? स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो ग्रेजुअली एग्जिस्टेंस में आई है, जिसके लिए सिर्फ एक फैक्टर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट किया, जिससे एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। तो स्टेट को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, आज हम वही करेंगे। कंट्रीब्यूटेड फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट के इमर्जेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उनमें से फर्स्ट फैक्टर है किनशिप और ब्लड रिलेशनशिप। मींस किनशिप हमारा ब्लड रिलेशनशिप, जिसने स्टेट के इमर्जेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, एक इंसान अकेला कभी नहीं रहता था। उसका बेसिक यूनिट क्या था? फैमिली। फैमिली इज द बेसिक यूनिट। फैमिली से वो थोड़ा डिवेल्प हुआ टाइम के साथ साथ। जैसे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी होगी, तो फिर और बच्चे हो गए, ग्रैंड सन्स हो गए, ग्रैंड डॉटर्स हो गए, तो उसके बाद और ज्यादा फैमिली बड़ी हो जाती है। तो फैमिली इंक्रीज करती गई। फैमिली इंक्रीज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगी? क्लैन में। क्लैन में मेरा खानदान, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड हो गए। फैमिली बेसिक यूनिट थी और उससे बड़ी यूनिट क्या होगी? क्लैन। टाइम के साथ साथ क्लैन किस में कन्वर्ट्स हो गए? ट्राइब्स में। उनके अपने अपने ट्राइब्स बन गए। एक क्लैन, 2 क्लैन, 3 क्लैन, इतने सारे क्लैन इकट्ठे हो गए। तो वो उन्होंने अपना क्या बना लिया? ट्राइब्स बना लिए, कबीले बन गए। तो टाइम के साथ साथ ट्राइब्स किस में कन्वर्ट हो गए? विलेजेस में। तो एक विलेज में एक से ज्यादा ट्राइब्स मिलकर रहने लगे। तो ये कहते ह्यूमन नेचर थी, हमारा किनशिप था, हमारा ब्लड रिलेशन था कि हम एक फैमिली, फैमिली से क्लैन, क्लैन से ट्राइब से विलेजेस बनने स्टार्ट हो गए। और इस प्रोसेस को कोई 2-4 साल, 10 साल नहीं लगे, थाउजेंड्स ईयर्स लग गए, जब तक हम विलेज में रहना शुरू किया। विलेज के बाद सिटी स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आती हैं। सिटी स्टेट के बाद आती हैं नेशन स्टेट्स, जो आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं एक स्टेट इमर्जेंस में आई, वो किससे स्टार्ट हुई? फैमिली से। फैमिली बेसिक यूनिट था, फैमिली से डिवेल्प होते गए, फैमिली, क्लैन, ट्राइब्स, विलेजेस, सिटी स्टेट्स बने, फिर जाकर नेशन स्टेट्स बने। ये था फर्स्ट फैक्टर जिसने स्टेट को इमर्जेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड सेकंड फैक्ट इज सोशल नेचर ऑफ अ मैन। सोशल नेचर ऑफ मैन क्या कह रही है कि एक मैन सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो सोसाइटी में रहता है। वो सोशल एनिमल के साथ साथ एक पॉलिटिकल बीइंग भी है। उसकी जो नेचर बन चुकी है कि वो पॉलिटिकल बीइंग बनकर रहे। जैसे हम छोटे थे, हम बचपन में खेलते थे। अगर हम 5-7 बच्चों का ग्रुप था, हम अकेले नहीं खेल रहे थे, हम में से क्या होता था? अथॉरिटेटिव नेचर भी होती थी। उनमें से कोई पर्सन कहता था मैं लीडर हूँ, इस ग्रुप का लीडर बन जाता था। मीन क्या हुआ कि वो लीडर ही डिफाइन करता था हमको कौन सी गेम खेलनी है। तो क्या हुआ? हमारे मन में स्टार्टिंग से क्या है? अथॉरिटेटिव नेचर है, हम पॉलिटिकल बीइंग हैं, हम अकेले सोशल एनिमल नहीं है, वी आर आल्सो द पॉलिटिकल बीइंग। जब किसी में लीडर की क्वालिटीज आ रही हैं, वो कह रहे हैं आप मुझे फॉलो करो, जो मैं कह रहा हूँ आप उसी को मानो, एक तरह से वो पॉलिटिकल नेचर है। तो ह्यूमन की जो नेचर है वो सोशल एनिमल के साथ साथ एक पॉलिटिकल एनिमल भी है। इसीलिए सोशल नेचर होने की वजह से ही सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुई। जैसे
अब बच्चों की शादी होनी स्टार्ट होगी, फैमिली बन गई, रिलीजन डेवलप हो गया, कास्टिज्म आ गया। ये सब कुछ क्या था, एक सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई बिकॉज ऑफ द सोशल नेचर ऑफ अ मैन। वो अकेला नहीं रहता, सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या एग्जिस्टेंस में आए, सोशल लॉ बन गए, सोसाइटी में लॉ बना दिए कि हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे, मैरिजेस कैसे होंगी, कैसे फैमिली एक्सपैंड करेगी। तो ये सब कुछ क्या बन गए, सोशल लॉस बन गए। इन सोशल लॉस ने ही क्या किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया। जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं, एक लॉ बना रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं कि मैरिजेस हमारे कास्ट में होनी चाहिए, इंटर कास्ट मैरिज नहीं होगी, इंटर रिलीजन कास्ट मैरिज नहीं होगी। इन सोशल लॉ से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह भी स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। तो कहने का मीनिंग, ये एक फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एक टाइम में वर्क कर रहे थे, जिस वजह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आए। एंड थर्ड फैक्टर इज मैजिक एंड रिलीजन। मैजिक और रिलीजन ने भी अपना रोल प्ले किया टू इमर्जेंस ऑफ स्टेट। कैसे, जैसे अर्लियर मैन था, पहले वाला मैन था, वो हर एक चीज से डरता था, उसे नहीं पता था नेचर क्या है। वो किस चीज से डरता था, नेचुरल ऑब्जेक्ट से डरता था। कैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट, जैसे सनराइज कर रहा है, उसको नहीं पता सनराइज क्यों करता है, कैसे सनसेट हो जाता है, उसके लिए तो ये भी नई चीज थी, उसको कुछ नहीं पता था, वो उससे भी डर रहा था। फिर सीजन्स चेंज हो गई, जैसे विंटर से फिर आ गई समर, रेनी सीजन। तो सीजन का चेंज होना भी उसके लिए डर का काम था, उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। देन कभी रेन आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, स्टॉर्म आ रहे हैं, ये सब उसके लिए डर का कारण थे। अगर एक घर में छोटा बच्चा है, अगर उसको हमें कुछ ना बताएं तो वो अर्थक्वेक से भी डरता है, वो सन को भी देखता है, उसको कभी डर भी लगता है, वो देखता है रात हो गई, वो रोने लग जाता है। इसी तरह सीजन चेंज होती है, उसको समझ नहीं आता। तो अर्लियर मैन को इस चीज का समझ नहीं थी कि कैसे सब कुछ चेंज हो रहा है, तो वो नेचुरल ऑब्जेक्ट से डरने लगा। जो डर था उसको लगा कि कोई जादू है, मैजिक है। इसी डर ने उसको किस चीज को जन्म दिया, मैजिक को। उसने लगा कि ये सब कुछ मैजिक है। लेकिन टाइम के साथ साथ हमें समझ आने लग जाती है कि ये चीज क्या है, कि ये सीजन कैसे चेंज हो रहे हैं, जय कैसे सनराइज करता है, जय सनसेट कैसे होता है। तो ये ही मैजिक ट्रांसफर हो गए इनटू रिलीजन। वो रिलीजन में विश्वास करने लगा, उसके लिए रिलीजन हो गए। तो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट थे उनकी वो पूजा करने लगा, सन मून विंड रेन, इन सबको वो देवता मानने लगा, उनकी पूजा करने लगे। तो जो पर्सन इस मैजिक को रिलीजन में कन्वर्ट करते थे, जिन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने समझाया ये कोई मैजिक नहीं है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ये तो हमारी हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सन मून का बहुत ज्यादा रोल है, विंड का, रेन, इसके बिना एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि मैजिक किस में कन्वर्ट हो गया, रिलीजन में। और जिन पर्सन ने इस बात का ज्ञान दिया उनको क्या कहने लगे हम, प्रीस्ट कहने लगे। जिन्होंने बताया कि गॉड क्या है, गॉड की पावर क्या है, तो वो क्या बन गए, प्रीस्ट बन गए। तो इस तरह प्रीस्ट क्या बन गए, प्रीस्ट से रिलीजन का जन्म होता है। प्रीस्ट थे वो क्या बन गए, जैसे किंग बन गया। किंग कैसे, क्योंकि बहुत सारी जनता है उसको फॉलो कर रही है, जो प्रीस्ट कह रहे हैं सभी की सभी लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। एक तरह प्रीस्ट क्या बन गया, किंग बन गया। आज के टाइम में भी रिलीजन के नेम पर, रिलीजन के नाम पर बहुत सी स्टेट बनी हुई है, जैसे किंग ऑफ रोम। रोम का किंग कौन है, जो वहां का चीफ प्रीस्ट होता है वही रोम का किंग था। इसी तरह रिलीजन के नाम पर आज भी बहुत सारी स्टेट है, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान,
वो भी क्या है, रिलीजन के नेम पर बनी थी, इस्लामिक कंट्री है। और इसके अलावा बहुत से इस्लामिक चाहे फिर क्रिश्चियन कोई भी कंट्री होती है, नेपाल है हिंदू कंट्री है। इट मीन्स क्या है, हमने क्या किया, रिलीजन से कंट्री कन्वर्ट कर ली, रिलीजन से स्टेट बना ली। तो रिलीजन और मैजिक इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि एक स्टेट कैसे इमरजेंस में आएगी। रिलीजन ने एक और बहुत अच्छा रोल प्ले किया। रिलीजन का रोल क्या था, जो लोग अनसिविलाइज्ड थे, जिनको कुछ नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, जिससे वो डरते थे, उस रिलीजन ने लोगों को सिविलाइज्ड बना दिया, लोगों को डिसिप्लिन में रहना सिखा दिया, लोगों को ओबीडेंट बना दिया। मीन्स रिलीजन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लोगों जो अनसिविलाइज्ड थे उनको सिविलाइज्ड बनाने का काम किसने किया है, रिलीजन ने ही किया है। तो रिलीजन से क्या बन गई, एक स्टेट इमरजेंस में आई। ये थे हमारे 3 फैक्टर्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट 3 फैक्टर्स। अब हम करते हैं रिमेनिंग 3 फैक्टर्स। फोर्थ फैक्टर फोर्स, मीन्स फोर्स की वजह से भी स्टेट इमरजेंसी में आई। कैसे, जैसे वॉर बिगेट्स द किंग, लड़ाई ने, फोर्स ने ही राजे को जन्म दिया। पहले लोग कैसे रहते थे, ऐसे नेचर में रहते थे। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग, क्योंकि उनको भूख लगती थी, खाना खाना था। इसके लिए उनके पास सिर्फ एनिमल थे। जब उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया था तो वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, जिस वजह से वो हंटर बन गए। तो हंटर्स क्या करने लगे, हंटर्स अकेले रहते रहते उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। हंटर अपने ग्रुप में रहने लगे। इन ग्रुप में जो बेस्ट हंटर होता था वो क्या बन जाता था, उस ग्रुप का लीडर बन जाता था। तो पूरी धरती में सिर्फ एक ही हंटिंग ग्रुप नहीं होगा, तो बहुत सारे हंटर ग्रुप बन गए। कुछ हंटर ग्रुप वीक थे, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जब एक हंटर ग्रुप दूसरे हंटर ग्रुप से मिलता है तो आपस में क्या होती थी, लड़ाई होती थी। तो दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। इनमें से जो जीतता था उस ग्रुप का लीडर क्या बन गया, किंग बन जाता था। मीन्स हंटिंग से ही क्या बन गए, राजा का जन्म होता है। आपस में लड़ रहे हैं, जो राजा जीत गया उस ग्रुप का लीडर ही एक तरह से राजा बन गया। तो उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग आते। तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं आपको शांति से रखूंगा, आपको डिफेंस दूंगा, आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। अगर बाहर से कोई और हंटर ग्रुप आएगा, आप पर हमला करेगा, मैं आपको उसके लिए भी प्रोटेक्ट करूंगा। तो एक राजा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको डिफेंस प्रोवाइड करानी है, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना। लेकिन इन सब चीजों के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आम लोगों पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह एक स्टेट अमर्ज होती है, एक स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। उसके लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स का। तो फोर्स से क्या हो रहा है, एक स्टेट का जन्म हो रहा है। नंबर 5, इकोनॉमिक वार फोर्स। इकोनॉमिकली लैंड की वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से भी एक स्टेट का जन्म होता है। कैसे, जैसे लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी से माइन एंड थाइन की फीलिंग आ गई, क्योंकि सभी लोग चाहते थे जिन लैंड का पीस मेरा है वो लैंड का पीस आपका है, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लैंड होनी चाहिए। तो माइन एंड थाइन की प्रॉब्लम्स आ गई। अब प्रॉपर्टी के लिए लैंड डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, फिक्स टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि हम देखने लगे एक ग्रुप की टेरिटरी कितनी है, दूसरे ग्रुप की टेरिटरी कितनी है। हमने लैंड को डिवाइड करना शुरू कर दिया, जे लैंड हमारी, जे लैंड आपकी। तो फिक्स टेरिटरी का जन्म होता है बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट। जब टेरिटरी फिक्स्ड थी, लैंड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, पॉपुलेशन कम थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती गई वो ही फिक्स टेरिटरी क्या बन गई, स्केयर रिसोर्स बन गई, वो कम लगने लगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और उसके रिसोर्सेस कम हो गए। तो हमें एक जरूरत पड़ी एक सुपीरियर अथॉरिटी हो जो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दे, हमारे प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन कर सके, एक ऐसे रूल बना सके कि सबको फिक्स्ड लैंड भी मिल सके जिससे उसको पेट भर खाना भी मिल सके। तो इस तरह इकोनॉमिक वर्कफोर्स ने भी स्टेट को अमर्ज किया। और लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल अवेयरनेस। इन सब फैक्टर के साथ साथ लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी क्रिएट हुई। फिक्स टेरिटरी का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक वर्कफोर्स में क्रिएट हो गया। अब लैंड के लिए क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो हमें जरूरत क्या पड़ती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें डिसिप्लिन में रख सके, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी। तो लोगों ने क्या कर लिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना ली, जिसको हम कहते हैं एक स्टेट एंड गवर्नमेंट। इस तरह एक स्टेट का जन्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक स्टेट बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस, किनशिप, मैजिक, सोशल नेचर ऑफ अ मैन, इन सब ने साइमल्टेनियसली अपना अपना रोल प्ले किया, जिस वजह से एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आई, स्टेट इमर्जेंस में आई। तो ये थी हमारी हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट। होप से कि आपको क्लियर होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।